इसमें हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस, यानी कि कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस होंगे। एलिमेंट्री का मतलब है कि कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग या फिर कुछ स्पेशल रूल्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, या फिर बेसिक, ठीक है, बेसिक ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड रहना है, यानी बेसिक मेथड के थ्रू आपको इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है। यानी कि अब ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि इन्वर्स क्या होगा, यानी कि मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा, यानी कि इन्वर्स क्या होगा। मैट्रिक्स तो पढ़ लिया था हमने कि इन्वर्स क्या होगा। हम देखिएगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उससे पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि इन्वर्स क्या होगा, ठीक है। जैसे कि लाइट ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, ठीक है। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, एम है। तो यहाँ पर हमारे पास में ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें जिसके प्रोडक्ट से आंसर कितना आ जाए, आई, यानी कि सेम ऑर्डर का। वेयर लिख देते हैं, वेयर आई इज अ, ये हमने पढ़ाया था आपको, आइडेंटिटी, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, ठीक है। यानी कि एम जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स ए थी उसी ऑर्डर की हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी अगर हम किसी भी मैट्रिक्स से अगर प्रोडक्ट करते हैं तब। लेकिन वो मैट्रिक्स क्या होगी, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कि नाउ ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। अगर ऐसा होता है, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी भी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और आई आता है, देन ये वाला जो मैट्रिक्स है जिससे हमने प्रोडक्ट कराया है वही हमारे पास इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो अब हमें बात करनी है, यहाँ पर हमने लिखा है कि आपको ये डिटरमाइन करना है, किसी भी मैट्रिक्स का ये डिटरमाइन करना है ए इनवर्स। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए आपके पास में एक रूल्स होने चाहिए, जिसके आप बाद में दिया गया है आपको कि कौन से ऑपरेशन से करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी कि बेसिक रूल से आपको इन्हें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 रूल होंगे, ठीक है, 3 रूल्स होंगे, लेकिन 3 के साथ साथ हम कहेंगे कि 6 रूल होंगे, ठीक है, 3 नहीं 6 होंगे, लेकिन बेसिक जो बात करें तो वो 3 ही होंगे। लेकिन वो 6 कैसे बनेंगे, देखिएगा, 3 तो रो के हो जाएंगे, 3 ही कॉलम के हो जाएंगे, यानी रो और कॉलम दोनों को ऐड कर दोगे तो 6 हो जाएंगे, वरना वो 3 ही रहेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि रूल्स नंबर 1, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ऑपरेशंस, ठीक है। तो हेडिंग डाल देते हैं, एलिमेंट्री एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो ऑपरेशन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ऑपरेशन नंबर 1 क्या होगा हमारे पास में, ऑपरेशन नंबर 1 होगा हमारे पास में इंटरचेंजिंग ऑफ द रो और कॉलम, ठीक है। देखिएगा, रो को इंटरचेंज करो या फिर कॉलम को इंटरचेंज करो, तो देखो एक रो ये हो गया और एक रूल ये हो गया, तो कितने हो गए, 2, यानी कि एक ही रूल में 2 इंक्लूड है, इसीलिए हम कह रहे थे कि 6 हो सकते हैं, ठीक है, वरना तो वैसे 3 ही मानेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि इंटरचेंजिंग ऑफ द रो और द कॉलम। देखिएगा, इसको डिटरमाइन करने के लिए कुछ ऑपरेशन है वो पढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, उनको फिर अप्लाई करना सीखेंगे। अभी आप ये समझिए ये रूल हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज द एलिमेंट्री रूल्स, ठीक है, हाउ
कैसे होंगे एंड हाउ टू डिटरमाइन इट, ठीक है। तो डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो ये सब चीज़ें हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कि आप इनको डिस्कस कर लेते हैं उनको समझिएगा। हाँ, तो हमने कहा कि किसी भी रो और कॉलम को मैट्रिक्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम 3x3 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3x3 का ये मैट्रिक्स है। तो इंटरचेंजिंग की अगर हम बात करें तो इंटरचेंजिंग क्या होगा, तो वो आप देखिएगा, हमने कहा कि R1 देखिएगा, R1 R2 R3 है ना, तो R1 को इंटरचेंज करना है आपको किससे, R2 से, ठीक है। यानी कि R1 की जगह R2 लिख दो और R2 की जगह R1, दैट इज इंटरचेंजिंग। तो ये देखिएगा हमारे पास में ये इस तरीके से लिखा जाएगा, R1 कितना हो जाएगा 4 5 6 1 2 3 एंड 7 8 9, जिस पर ऑपरेशन नहीं लगेगा वो ऐसे ही रहेगा, देखिएगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा, अभी तो मैंने रो का बताया, इसी ही सीधी तरीके से आप किस में अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉलम में अप्लाई करिएगा जरा, हमने लिखा, चलो इसी वाली मैट्रिक्स को यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर ऑपरेशन लिखते हैं कि C1 इंटरचेंज, यानी कि इंटरचेंज पूरा लिखेंगे नहीं, इस तरीके से एरो बना देंगे, डबल एरो, ठीक है। तो इस तरीके का सिंबल रहेगा हमारे पास में, तो C2 से इंटरचेंज करा दो इसको। तो C2 से इंटरचेंज कराएंगे तो देखिए क्या क्या बनेगा यहाँ पर हमारे पास में, ठीक से देख नहीं रहा है, अब दिखेगा। तो A इज इक्वल टू ये वाला C1 इधर पहुँचाओ और C2 इधर, ठीक है। तो इंटरचेंजिंग होगी, तो 2 5 8 एंड 1 4 7, फिर जो जिस पर हम रूल अप्लाई नहीं करते हैं वो रूल, वो रो या कॉलम वो ऐसे ही रहेगी, यानी कि C3 पर या फिर R3 पर हमने कोई डिस्कस नहीं करा ना, तो वो चेंज नहीं होंगी। यहाँ देखिए R3 आपका सेफ मिलेगा, यहाँ पर C3 आपको सेफ मिलेगा, क्लियर है कि नहीं। अब नेक्स्ट रूल की ओर आगे बढ़ते हैं, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ऑपरेशन नंबर 2 की अब हम बात कर लेते हैं। तो ऑपरेशन नंबर 2 क्या है वो देखते हैं अब हम, ठीक है। तो ऑपरेशन नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन of any row or column by non-zero नंबर। देखिएगा, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को, हमने कहा ना कि एक के साथ में एक लो लगा हुआ है, यानी कि अगर हम यहाँ पर भी बात करें तो 2 उसमें हो चुके थे, तो रो और कॉलम्स इंडिविजुअल करोगे तो फिर से ये 2 बन जाएंगे, और वरना एक भी मानिएगा, ठीक है। तो 3 बनेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एनी रो और कॉलम्स बाय द नॉन जीरो नंबर, यानी कि किसी भी रो और कॉलम को आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास में अभी एक मैट्रिक्स लिया था हमने, लाइट ए क्या था हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ऑर्डर इज 3/3 का ऑर्डर था इसका। तो हमने कहा कि नॉन जीरो नंबर से इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने कहा कि और किसी भी रो किसी भी कॉलम को हमने कहा R1 जो है किस तरीके से डिफाइन है, 2R1, यानी कि R1 को 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो आप किस तरीके से करेंगे जरा देखना, ये रहा R1, तो R1 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, बाकी एलिमेंट ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है कि नहीं। अब ऐसे ही आप जरूरी किस में अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं, 2C1, ठीक है कि नहीं। यानी कि जो C1 है उसे 2C1 कर सकते हैं, यानी कि 2 से या फिर किसी भी नंबर से, अगर हम बात करें K से मल्टीप्लाई कर लो, अगर जैसे ज़रूरी नहीं है कि 2 ही होगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी, कोई सा भी नंबर हो, बट 0 नहीं हो, नॉन ज़ीरो वैल्यू होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं तो C1 पे किस तरीके से अप्लाई होगा जरा बताएं। ये रहा ना C1, 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 2 1 2 2 4 8 2 7 14, बाकी सारे कॉलम एज इट इज आ जाएंगे क्योंकि उनमें कोई ऑपरेशन नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन रूल था।
ऑफ द एनी नंबर। अब देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन दिमाग में ये उठता है कि अगर हम इंटरचेंज कर रहे थे, तो थोड़ा पीछे वाले रूल्स पर जा रहे हैं कि इंटरचेंज कर रहे थे हम, इंटरचेंज करने के बाद में क्या अब दो मैट्रिक्स बराबर रहेंगे। यानी कि अगर हम बात करें कि इस वाले मैट्रिक्स की हम बात कर लेते हैं, इसमें एक ऑपरेशन लगा रहे हैं पीछे वाला कि R1 इंटरचेंज बाय R2, तो इंटरचेंज कर लीजिएगा कि 4 5 6 और 1 2 3 7 8 9, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर इंटरचेंजिंग के बाद में, यानी कि यहाँ पर रूल्स अप्लाई कर रखा है हमने कि R1 इंटरचेंज बाय R2। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिमाग में ये उठता है कि क्या ये वाली मैट्रिक्स इस वाली मैट्रिक्स के बराबर होगी, यानी कि ये वाली मैट्रिक्स मतलब कि जो भी हमने इसमें रूल लगाया वो रूल लगाने के बाद में प्रीवियस के इक्वल होगी। तो बताइए कैसे इक्वल होगी। हमने बताया था आपको कि इक्वल मैट्रिक्स जब होंगी जब उनके हर एक एलिमेंट इक्वल होंगे। तो ध्यान से देखना है, यहाँ 4 है और यहाँ पर 1 है, यानी कि यहाँ 1 1 एलिमेंट 4 है, यहाँ 1 1 एलिमेंट 1 है, तो इसलिए इक्वल नहीं होंगे। अब जरूरी नहीं है, बाकी के एलिमेंट भी चेक कर लो आप, बाकी के एलिमेंटों को भी चेक कर लो। तो यहाँ देखो 5 है, यहाँ पर कितना है, तो ये कैसे इक्वल होगी। तो ये क्वेश्चन दिमाग से निकाल देना कि ऑपरेशन लगाने के बाद मैट्रिक्स प्रीवियस के इक्वल होगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा, उससे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थर्ड रूल की ओर अगर आगे बढ़ते हैं तो थर्ड रूल क्या होगा उसके बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड रूल्स क्या होगा, एडिशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम with corresponding element of other row और कॉलम, ठीक है। यानी कि हम किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी रो के एलिमेंटों को एक ही मैट्रिक्स की एक रो के एलिमेंटों को दूसरी रो के एलिमेंटों के साथ में ऐड कर सकते हैं, और या फिर एक ही मैट्रिक्स के एक कॉलम के एलिमेंटों को दूसरे कॉलम के एलिमेंटों के साथ में हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। दिस इज अ थर्ड रूल, थर्ड एंड लास्ट रूल, ठीक है। तो हम इसमें एग्जांपल लेकर के बात करें तो एग्जांपल हमारा प्रीवियस चल ही रहा था कि एक ए मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स इस तरीके से हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ज़रा रूल अप्लाई करो इसमें। ज़रा हमने कहा ए R1 में अप्लाई कर देते हैं, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो R1 में R2 प्लस कर दो, तो ये रूल्स अप्लाई करेंगे। तो R1 ये रहा ना, R2 ये रहा, तो R1 में पहला एलिमेंट ये है, R2 का पहला एलिमेंट ये है, तो R1 में 1 प्लस 4 2 प्लस 5 3 प्लस 6, बाकी के एलिमेंटों में कोई ऑपरेशन नहीं है, उनको एज इट इज ऐसे ही उतार लिया जाएगा। 7 8 9। अब इसको सॉल्व कर दो जरा। 1 और 4 कितना हो गया, 5 7 9 4 5 6 7 8 9। दिस इज अ मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरा ऑपरेशन लगा सकते हैं C1 में। जरूरी नहीं है कि C1 में लगेगा या R1 में लगेगा, R1 में लगाओ, R2 में लगाओ, R3 में लगाओ, इसी तरीके से C1 में लगाओ, C2 में लगाओ और C3 में भी लगाओ, एज योर विश, ठीक है। जिस तरीके से सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी उस तरीके से हम ऑपरेशन को लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जब कॉलम में लगाएंगे तो पूरी एंटायर मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए कॉलम पर ही लगाएंगे, अगर रो पर लगाएंगे तो पूरी एंटायर मैट्रिक्स पर रो पर ही लगाएंगे। ये ऑपरेशन कभी ऐसा नहीं करेंगे कि एक बार कॉलम पर लगा दिया एक बार रो पर लगा दिया, और जैसा हमसे क्वेश्चन बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हमें रो पर करने क्योंकि क्वेश्चन देगा वो, ठीक है। फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय रो एलिमिनेटरी मेथड।
ठीक है, यानी कि रो के एलिमिनेटरी मेथड के अकॉर्डिंग आपको इन्वर्स निकालना है। तो अभी हम C1 पर लगा कर दिखा रहे हैं, तो C1 प्लस C2, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखो ऊपर वाली मैट्रिक्स में C1 ये रहा, C2 ये रहा, तो 1 प्लस 2, 4 प्लस 5, 7 प्लस 8, बाकी 2, 5, 8, 3, 6, 9 ऐसे ही रहने वाले हैं। सॉल्व कर दो इसको भी ज़रा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15, बाकी 2, 5, 8, 3, 6, 9, दिस इज द आंसर, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 एलिमेंट्री रोज कंप्लीट होते हैं। अब तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर आप बात करते हैं और आगे की ओर चलते हैं, हम बात करते हैं इन्वर्टिबल्स ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि अब हमें पढ़ना है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होगा, यानी कि इन्वर्स निकालने के रूल्स में हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, उसके बाद में हम सीधे इंट्रोडक्शन क्लास खत्म होने के बाद में सीधे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं इन्वर्टिबल ऑफ द मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होंगी, देखिएगा। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक रिकॉल करना चाहता हूँ कि हमारे पास मैट्रिक्स 2 टाइप्स के होंगे, या तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आपने पढ़ रखा है, सेम ऑर्डर के होंगे, और जिनका ऑर्डर सेम नहीं होगा उनको हम क्या बोल देंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है कि नहीं। या तो उसमें नंबर ऑफ रो ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ कॉलम कम होंगे, या फिर नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ रो कम होंगे, तो इस तरीके से पूरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएंगे। तो हम बात करते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होगी। तो हमने कहा A इज, लेट करके लिखो, लेट A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स of order m. It is called invertible matrix if it exists इनवर्स ऑफ ए। यानी कि मैंने कहा कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब बात करेंगे कि भैया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हम नहीं बोलेंगे, तो देखिएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते, इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे, तो दैट इज़ अ सिंपल सी बात है कि वो इन्वर्टिबल नहीं होने वाली। तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही हम इन्वर्टिबल का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बताया हमने कि ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी, लेकिन कब होगी, जब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, यानी कि ए का अगर इन्वर्स निकलता है तो सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का भी इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलता है तभी हम उसको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू, ध्यान से देख लें, हमने कहा कि ए जो है वो हमारे पास में क्या है, लेट ए तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स मानी रखी है, वेयर बी इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। हमने कहा बी जो है वो ए इनवर्स मैट्रिक्स है, ए का इनवर्स मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमने कहा ए बी भी आई होगा, यानी हमने बताया था कि इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो वही आएगा, लेकिन बी की ए से मल्टीप्लाई करो तब भी आई ही आएगा। एंड इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बी। अब ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए इनवर्स है किसका, बी का, ठीक है कि नहीं, सिंपल सी बात है। अगर हम अब इसको कोडिंग लैंग्वेज में लिखें तो ए इनवर्स ए या फिर ए इनवर्स ए बराबर कितना होता है, आई ही होता है। इस लैंग्वेज से हमने इस बात को क्लियर कर लिया, तो दैट्स वाई दिस इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मुझे इस प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी।